नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सरकारें आती गईं, जाती गईं, लेकिन आरक्षण कल भी प्रमुख सियासी मुद्दा रहा और आज भी बड़ा सियासी मसला है। साल दर साल आरक्षण पर सियासी बयानबाजी करने वाले सिर्फ चेहरे बदले हैं। अलग अलग सरकार वर्गीय भेद की हितैषी होने का दावा करती रही। इस बार नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल चरणदास महंत ने जिला पंचायत के आरक्षण तय होने पर यह कह दिया कि इस मामले में बवाल मचाओ। अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जिला पंचायत की 33 में से एक भी पद पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के इस बयान से आरक्षण का सियासी जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर फैसला लिया गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन लोगों को भड़काना है। और इधर सूबे के उप मुख्यमंत्री रेणु साव ने एक एक प्रावधान और अनुच्छेदों का वर्णन करते हुए आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को समझाया है। इसके साथ ही इतिहास से लेकर आज तक का उदाहरण पेश करते हुए कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस एक दिवसीय प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमको पहले से ही शंका थी, संदेह था कि ओबीसी को नुकसान होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो सरकार के पास अपील करने कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? ये छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं। ये छत्तीसगढ़ विरोधी मानसिकता बीजेपी की है। बहरहाल जो भी हो, अब छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका के अध्यक्ष पद के आरक्षण को पूरा तो कर लिया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जो सियासी भड़क आ चुकी है, उसमें दागी कौन निकलता है और कौन बेदाग रहता है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए कि ये लोग ज़बरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन चूँकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है आवश्यकता। दुनिया को पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर होती है। जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण हुए हैं। कांग्रेस का काम, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ, भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। निराधार और बेबुनियाद बात लोगों के बीच रखना ये कांग्रेस की आदत रही है, कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। ये जो आरक्षण हुए हैं पूरी तरह से नियमानुसार हुए हैं। आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिला है, चाहे वो शहर हो या गाँव हो, जनसंख्या के आधार पर ही मिला है। जैसे कि मैंने शंका जाहिर किया था कि ओबीसी का आरक्षण जिला पंचायतों में 1 या 1.5 होंगे, लेकिन जो लॉटरी निकली तो ओबीसी को 0 मिला। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत गरमाई है। निकाय चुनाव से पहले अब ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बता दें कि इसको लेकर अब बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भी हो, अब छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम और नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण को पूरा तो कर लिया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सबके अपने अपने तर्क हैं कि कौन कितना हितैषी है ओबीसी का। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से वासु शर्मा जुड़ रहे हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। अनिल जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हुआ है, आपने कहा कि ओबीसी को लेकर आपने जो सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी कह रही है कि आप सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है पूरी नियमानुसार हुई है, कोर्ट के फैसले पर सब कुछ हुआ है। कांग्रेस क्यों भ्रम फैला रही है? क्या कुछ आपका तर्क है, क्योंकि लगातार आप पर हमलावर बीजेपी है? ऋषभ जी, आपको, साथी पैनलिस्ट वासु जी को और स्वदेश न्यूज के विद्वान दर्शकों को नमस्कार।
देखिए ऋषभ जी, अफसोस की बात यह है कि अभी मैं आपके ऊपरी चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि हमने जो आरक्षण में किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया है। मतलब अब इतना स्तर गिर गया है कि हमारे प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की आड़ लेके इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शासन के दोनों मामलों में जो निर्णय लिया है ओबीसी के मामले में, वो बहुत स्पष्ट है कि ट्रिपल लेयर टेस्टिंग होनी चाहिए। ना तो इन्होंने ट्रिपल लेयर टेस्टिंग करा और ना तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों अनुदेशों का पालन किया। इन्होंने अपने मन ओबीसी के खिलाफ जो इनके मन में षड्यंत्र था उसके तहत और आरक्षण के खिलाफ जो इनके मन में षड्यंत्र है उसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और निर्देशों से परे जाकर इस आरक्षण प्रक्रिया को लागू किया। ठीक है, लेकिन अनिल जी वो ये इस तरह प्रतिक्रिया सुनिए। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय होता है उसी के हिसाब से तय किया गया है। देखिए ऋषभ जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ये ट्रिपल लेयर टेस्टिंग की बात नहीं की थी। आप उसको गवली विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन में पढ़िएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आप जो ट्रिपल लेयर टेस्टिंग करेंगे उसमें आर्थिक स्थिति, वहां पॉपुलेशन और सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और भी निर्देश में उसको लेकर इसको करना है। सिर्फ जनसंख्या एक मानक नहीं है। दूसरी बात ये देखिए कि ये आरक्षण की इस प्रक्रिया को लागू करने में फेल हो गए। तो अगर ये नहीं कर पा रहे थे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो अभी नहीं कर सकते वो पुरानी पद्धति को लागू कर सकते हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छूट क्यों नहीं मांग पाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि साहब हम अभी लागू नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ सामने अभी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव है, हमें छूट दी जाए, अगली बार से हम लागू करेंगे ट्रिपल लेयर टेस्टिंग प्रॉपर करके। तो ये सिर्फ इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आड़ लेकर ओबीसी वर्ग का हक मारने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। इनका आरक्षण और संविधान विरोधी जो चेहरा है वो इस चुनाव में स्पष्ट है। आप खुद सोचिए ऋषभ जी, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी आबादी ओबीसी की है, लगभग 400 उपजातियां हैं जिसमें साहू, यादव, कुर्मी, आप पता नहीं केवट टोमेट कितनी सारी जातियां हैं। और आप सोचिए कि इन जातियों को सबको मिलाकर ये कह रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में एक भी ओबीसी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है साहब 13 सीटें सामान्य है तो उसमें लड़ लीजिए जिसको लड़ना है। तो साहब फिर तो आप एसटी/एससी का भी आरक्षण खत्म कर देंगे और कहेंगे सारी सीटें सामान्य है, सभी वर्ग आके लड़ ले। तो ये आरक्षण विरोधी इनका चेहरा है जिसको ये शब्दों से खेलकर कूटनीतिक ढंग से निपटाना चाहते हैं। असली मंशा सबके सामने है, रिजल्ट सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा कुचक्र रच रही है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण तर्क आपने यहाँ पर रखे हुए हैं। वासु शर्मा जी आपके पास आऊंगा। वासु जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? मिल पा रही? बिल्कुल, देखिए आप थोड़ी देर से जुड़े, एक बार फिर आपको मैं स्वागत कर रहा हूं स्वदेश न्यूज में। और जिस तरीके से पूरा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, जो अनिल जी है कांग्रेस है वो तर्क दे रहे हैं कि आपने षड्यंत्र के तहत ये आरक्षण लागू किया है, ओबीसी के खिलाफ ही षड्यंत्र किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो तमाम बातें कही थी उसके खिलाफ भी आप गए। उन्होंने सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं कही थी कि जनसंख्या को ध्यान में रखते ही आज सिर्फ आप आरक्षण प्रक्रिया लागू करें। बहुत सारे पहलू इसके बताए गए थे, इसमें तमाम तरीके से आर्थिक स्थिति का जिक्र भी था। तो इन सब बातों को दरकिनार किया गया है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ओबीसी समाज भी है, लेकिन एक भी सीट पर उनको आरक्षण ना मिलना ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस से बता रही। अब ऋषभ जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी बोलना क्या चाह रही है। कांग्रेस पार्टी ये बताए सबसे पहले तो ओबीसी करके चिल्लाते हैं ये लोग कि 70% का आरक्षण पिछले समय सरकार में इन्होंने वादा किया था कि 70% आरक्षण बढ़ा देंगे। लेकिन उसके ठीक पीछे इनके ही कांग्रेस के नेता कुणाल शुक्ला ने जाके हाई कोर्ट से स्टे लाया। चलिए स्टे ले आया, तब तक समझ आता था कि वो कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसने स्टे ले आया। बाद में कांग्रेस की वही सरकार ने उसको शोधपीठ आयोग का अध्यक्ष बना दिया, राज्य का पुरस्कृत कर दिया। यानी आप जो ओबीसी को आरक्षण देना चाहते थे उसी जिसने उसको हाई कोर्ट में स्टे दिलाया उसी को आपने पुरस्कृत कर दिया। तो आपका चाल चली से चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया। दूसरी बात में मैं आता हूं, अभी अनिल भाई खुद वकील है, लेकिन उन्हें पूरा फैक्ट आपके सामने नहीं रखा। मैं आपको बताता हूं कैसे। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र शासन और मध्य प्रदेश शासन के जो फैसला आया 10/5/2022 को 10 ने कुल आरक्षण का 50% सीमा को करने या मान्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट करने की अनिवार्यता प्रतिपादित की है। इस बात को अनिल जी ने बताया, मैं भी इस बात को मानता हूं। दूसरी बात, जब हमारी सरकार बनी
तो हमने उक्त प्रावधान को अनुपालन करके राज्य सरकार ने 16/7/2024 को द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सुझाव एवं अनुशंसा दिनांक 24/10/24 को राज्य शासन को प्रस्तुत किया और उक्त प्रतिवेदन को आयोग द्वारा वर्तमान में पंचायत स्थानीय निकाय के आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50% की सीमा तक आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उक्त प्रतिवेदन को मंत्री परिषद द्वारा 28/10/2024 को स्वीकृत किया गया। तो इसको मेरा मोटा मोटा रिसर्च कहना यह है कि सारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो सिफारिश की सरकार से, उसके आधार पर उसको मंत्री परिषद से पारित किया गया। उसके बाद ये आरक्षण का हित हुआ है। अब मुझे अनिल जी ये बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय को किसने नहीं माना? आप ये बता दीजिए। आप एक पीछे से पीछे गेट से बोलते थे आरक्षण देंगे और अपने ही नेता को जाके आरक्षण रुका देंगे। ओबीसी को अगर सबसे ज्यादा ऋषभ जी कोई प्रतिनिधित्व देता है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 6 ओबीसी मंत्री आज प्रदेश में काम कर रहे हैं और हमारे देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री जो आते हैं वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। उनकी कैबिनेट में आप संख्या देख लेंगे तो 29 से 30 ओबीसी वर्ग के लोग काम करते हैं। और मैं इनसे अनिल जी से पूछ लूंगा कि पिछली बार आप बताइए तो आपकी कैबिनेट में कितने ओबीसी चेहरों को शामिल किया था? तो याद नहीं होगा तो याद दिलाने के लिए मैं बता देता हूँ, इनके कैबिनेट में केवल 2 ओबीसी चेहरे को शामिल किया था इन्होंने। तो इनका चाल चरित्र चेहरा जनता जानती है। हमने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को और सबसे ठीक है बासु जी, ठीक है, आपने तमाम आप कह रहे हैं कि आपने अपनी तर्क बताया कि क्या कुछ आपने पालन किया है, लेकिन 2019 में 27 में से 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण लागू था। ये स्थिति पहले थी, वही जनसंख्या है अब तो और पॉपुलेशन बड़ी होगी ओबीसी की। तो क्या कुछ वजह है? क्योंकि सीधा सीधा अगर सरल भाषा में हम जाने, जनता ये देख रही है कि पहले लागू था, अब क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या, परंतु 33 में से 16 जिले अनुसूचित जिले हैं तथा राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.72% है। उस अनुपात में 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई। इसी तरह से कुल 33 में से 20 सीटें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित हो गई, तो जो कि 50% से अधिक है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केवल जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए इसमें आरक्षण नहीं मिल पाया। बाकी जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, पंचायत पंच के लिए उसमें ओबीसी वर्ग में आरक्षण मिला है। ये गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये सब जानते हैं छत्तीसगढ़ की जनता कौन ओबीसी वर्ग का हितैषी है, कौन सी पार्टी ने क्या क्या किया है। राज्य वर्ग पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ तो किया है तो बता दीजिए भाई, कुछ किया है पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए तो कुछ बताइए ना। केवल हवाई बातें करने से नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है और निश्चित रूप से सारे को आरक्षण मिलेगा। और दूसरी बात, हमारे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश सदस्य ने ये भी स्पष्ट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अनारक्षित सीटों में भी हमको ओबीसी अगर कोई ओबीसी दावेदार अच्छा मिलेगा तो हम उसको भी मौका देंगे, कहीं पर भी इस पर दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है अनिल जी, देखिए यहाँ पर तमाम तरीके से वासु जी ने तर्क रखे हैं और अब जो भ्रम फैलाने की बात कही है वो तर्कों के जरिए से और भी ज्यादा हवा दे रहे हैं। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा हर जगह आरक्षण मिला हुआ है, इसके लेकर भी कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। और पिछली जब आपकी सरकार थी, आप जो आरक्षण की बात कह रहे थे, आप ही के लोगों ने हाईकोर्ट में स्टे लगवा दिया, उनको आपने आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी और ओबीसी विरोधी आपकी तस्वीर भी सामने आई। ये आरोप आप पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? ऋषभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिछली कैबिनेट में सवाल उठा दिए कि पिछली कैबिनेट में 2 ओबीसी थे। अरे साहब, जिसका मुख्यमंत्री ही ओबीसी वर्ग का हो, हमने ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री दिया और ये मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं कि कैबिनेट में ओबीसी को जगह नहीं मिली। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कुतर्क। अब उसके बाद आ जाइए, आप ये कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में कोई साहब गए, क्या कांग्रेस पार्टी चली गई? किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप कांग्रेस पार्टी को उत्तरदायी ठहराने का कुतर्क दे रहे हैं। अरे कई लोग तो आपने उनको सोच पंचायत को अध्यक्ष क्यों बनाया अनिल जी? आपकी सरकार नहीं बनाया ना उनको। सवाल इस बात का है, देखिए अरे आपने सोच पंचायत को अध्यक्ष क्यों बनाया ये बता दीजिए। सवाल इस बात का है, राज्य मंत्री का दर्जा क्यों दिया ये बता दीजिए। सरपंच में हमने आरक्षण दिया है, लेकिन 33 जिलों में
हमने शून्य कर दिया आरक्षण को ओबीसी का, और कह रहे हैं कि जो ओबीसी लड़ना चाहे तो अनारक्षित वाली सीट तो खाली है, तो साहब 33 जिलों को आप अनारक्षित कर दोगे और एसटी एससी ओबीसी को कहोगे जाओ साहब लड़ो, आप खाली है। और दूसरी बात ऋषभ जी, ये कह रहे हैं कि ट्रिपल लेयर टेस्टिंग हुई, 4 मार्च 2021 को ऑर्डर होता है, 4 मार्च 2021 को ऑर्डर हुआ, ये सत्ता में आ गए थे 23 में। ऐसी कौन सी बात थी कि जब आपको पता कि इलेक्शन होना है 1 साल बाद, तो आपने प्रक्रिया पहले क्यों नहीं की? अक्टूबर 2023 में इन्होंने उसको स्वीकृत किया पिछड़ा वर्ग परिषद के सिफारिश पर, आयोग की सिफारिश पर। उसके बाद ये आनंद फानन में ट्रिपल लेयर टेस्टिंग कर लिए। साहब अक्टूबर से 1 महीने में आपने कौन सी ट्रिपल लेयर टेस्टिंग कर ली? आप कहां जमीन पर गए? आपने हवाई में ट्रिपल लेयर टेस्टिंग कर दी और उसके बाद ओबीसी का आरक्षण ही समाप्त कर दिया, और उसके बाद आप कुतर के देते हैं साहब सरपंच और जनपद तो हमने खाली छोड़ा है और हम आदमी खो जाए ओबीसी में, अगर ओबीसी मिल गया तो हम अनारक्षित में लड़ा देंगे। क्या आपको लगता है कि ये तर्क? साहब देखिए, आरक्षण का जो मेन लॉजिक है ऋषभ जी, वो ये है कि जो वर्ग समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं उनको हमें मुख्य धारा में लाने की सीटों को रिजर्व करना होता है और सभी वर्गों को महत्व देना होता है। भारतीय जनता पार्टी अब ये बताती है कि साहब अनारक्षित है, वो सामान्य के लिए है लेकिन हम पिछड़ा वर्ग उसमें लड़ा देंगे। साहब आप उसको, सामान्य वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं होता, वो सीटें जनरल होती हैं जिसमें कोई भी आ सकता है। तो आप इन कुतर्कों के माध्यम से अपनी गलतियों को या अपने कुचक्र को, अपने षड्यंत्र को ढकना चाहते हैं। तो ऋषभ जी, समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खोखली हवाबाजी और र्यूमर्स और इस तरह की कुतर्कों के आधार पर अपने गलत निर्णय को भी सही ठहराने का अब यहां प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो पिछड़ा वर्ग समुदाय है, चाहे वो यादव हो, साहू हो, कुर्मी हो, केमठ हो, चाहे मानिकपुरी हो, ऐसे बड़ी संख्या है। ओबीसी के 400 उपजातियां हैं और ये सब अब आंदोलित है कि साहब हम लोग, आप हमको इस तरह नहीं उपेक्षा कर सकते, हम एक बड़ी आबादी है। और भारतीय जनता पार्टी के अब प्रवक्ता को ही सुन लीजिए, कह रहे हैं कि पिछली कैबिनेट में ओबीसी को जगह नहीं थी, जिसका सीएम ही ओबीसी का हो, उसमें और किसी ओबीसी को क्या महत्व मिलना था, आप सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी की मूल जो बात है वो ये है कि इन्होंने जानबूझकर अक्टूबर 23 तक डिले किया उसको, और अब 1 से 1.5 महीने में ट्रिपल लेयर टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, और जानबूझकर इन्होंने गुमराह किया। और जो 76% आरक्षण का मसला है, इन्होंने विधानसभा में उसको शर्त समर्थन दिया और उसके बाद राज्यपाल, राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिया, वहां बिना किसी व्यवस्था के रुकवा दिया। ये सारे प्रदेश की जनता जानती है ये किस तरह से पूरा षड्यंत्र करके और दोमुही बातें और दोमुही राजनीति करते हैं। तर्कों पर इनके पास जवाब नहीं है। साहब आप 4 मार्च 21 से जब आदेश हुआ था, 23 में आप सरकार में बैठे, 1 साल बाद इलेक्शन था, आपको लागू करने की मंशा बंद की तो आप तुरंत उस दिशा में काम करना चालू कर देते। ठीक है वासु शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया का हवाला देकर गुमराह आपने जनता को किया है और जिस तरीके से आप जो तर्क दे रहे हैं वो सारे कुतर्क हैं, और आपका तर्क है कि सामान्य में भी अगर ओबीसी को उतारा जा सकता है, जो अनारक्षित सीटें हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये हवाला देकर आप एसटी एससी का भी आरक्षण खत्म कर देंगे, अगर यही आपका तर्क है तो। देखिए, मैं इनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये विरोधी भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। अगर इतिहास इनका आप देख लें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1961 में पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक ने क्या क्या कहा था। 1961 में मुख्यमंत्री लिख पढ़ने पंडित नेहरू ने कहा था आरक्षण एक असमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। ऐसा इनके नेता कहते थे। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की संतुष्टि से किनारा कर लिया था। राजीव गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आरक्षण पे हम बदुओं को बढ़ावा देते हैं। तो ये पार्टी हमको बताएगी कि आरक्षण की विरोधी कौन सी पार्टी है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी, मैं तो मान रहा हूँ आपके मुख्यमंत्री ओबीसी से, मैंने तो कैबिनेट की बात की, आपने क्यों नहीं कहा? यानी मुख्यमंत्री होने से इसका मतलब ये कि मंत्रियों में ओबीसी को जगह नहीं देनी चाहिए, ये अनिल जी कह रहे हैं क्या? ये ऐसी बातें ना करे। ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण की कब से बात हो रही थी? आपकी सरकार में उनको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया? सबसे पहले सवाल तो ये उठता है, आपने कुछ किया नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी ने किया तो। और दूसरी बात, एक और उदाहरण आपको और रखता हूँ, जब अगर ये इसका अनुपालन नहीं किया जाता ऋषभ जी, तो क्या होता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसके बगैर 2021-22 में त्रिस्तरीय पंचायत स्थानीय को चुनाव और उसके जब झारखंड में हुए
तो इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, वहां पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन नहीं किया गया और इसका पालन नहीं किया गया, तो बगैर ओबीसी आरक्षण के वहां चुनाव कराना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जनता को गुमराह कब तक करेंगे? जनता सब समझती है, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते भैया। जनता आजकल जागरूक जनता है, सब पढ़ी लिखी जनता है। कब तक यही गुमराह करने वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी चलेगी? मुझे समझ से परे है, बहुत समझ से परे। निश्चित रूप से मान के चलिए आप, ये घबराए हुए हैं, इनके पास मुद्दों की कमी है, ना तो इनके पास कोई मुद्दा है, ना ही सरकार के खिलाफ कोई एक्शन है इनके पास, क्योंकि 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन स्थापित किया है और मोदी की गारंटी को धरातल पे उतार के दिखाया है। ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं है जो इनके ऊपर बेवजह के मुद्दे ला के समय कम है, लेकिन करने की राजनीति कर रहे हैं। अनिल जी देखिए, जिस तरीके से तमाम तर्क आपके पास भी हैं, तमाम तर्क बताने के लिए बीजेपी के पास भी हैं, अब जनता किस पर भरोसा करे तो मुझे लगता है चुनाव बताएगा, समय उसी पर हम छोड़ेंगे। लेकिन पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन आपने नहीं किया, एक भी उनका एक तर्क है, उन्होंने किया। अगर जो हवाला दे रहे हैं कि झारखंड में अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती तो बिल्कुल आरक्षण नहीं मिलता, तो क्या कांग्रेस वो चाहती थी इस तरह गठन ना करके? देखिए ऋषभ जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था 4 मार्च 2021 को, जो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है वो न्यायालयों से छूट लेकर पुरानी व्यवस्था को लागू कर सकती है। तो 27 में अगर 7 जिले आरक्षित थे पिछड़ा वर्ग के लिए, तो 33 में ज्यादा कैसे नहीं हो जाते अगर पुरानी व्यवस्था के लिए रियायत देते? कौन सा ऐसा कारण था कि ये लोग अक्टूबर 2023 के अंत तक इंतजार किए उस व्यवस्था को लागू करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों का? दूसरी बात आपको बता, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया इन्होंने, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था कि आपको बनाना होगा आयोग और ट्रिपल लेयर टेस्टिंग करनी होगी। तो आपको जब ये व्यवस्था लागू करते नहीं बन रहा था, तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस बात के लिए आप याचना कर सकते थे कि हम अभी उस व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते, हमको समय दिया जाए, पुरानी व्यवस्था के हिसाब से हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करने दिया जाए। इनको 100% रियायत मिलती, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट है। अब ये कुतर्क देकर ये बचना चाहते हैं कि साहब आप तो अक्टूबर 23 तक टाले और 1 महीने में आपने ट्रिपल लेयर टेस्टिंग कर ली, जबकि उसमें ग्राउंड रियलिटी देखनी है ऋषभ जी। तो 1 महीने में क्या कर लेते? तो इनको करना ये था, मैंने सिर्फ समस्या नहीं बताई, मैं समाधान भी बता रहा हूं। इनको सर्वोच्च न्यायालय जाकर इस बात के लिए छूट लेनी थी, हमको एक बार के लिए रियायत दी जाए, हम पुरानी व्यवस्था से चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था, इनके कैबिनेट मिनिस्टर से कम 15-20 उन्होंने कहा हम संविधान बदल, हम आरक्षण प्रक्रिया रद्द कर देंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। इनके मन में एक दोष था, ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे, जिसको अब जनता के सामने स्पष्ट रूप से सामने आ गया। ठीक है, समय कम है, वासु जी कम शब्दों में कहिएगा। वो कह रहे हैं कि एक अपील तो की जा सकती थी, ये तो आपके पास अधिकार था क्योंकि पूरी प्लानिंग आपकी हो चुकी थी, इसलिए कुछ नहीं किया गया। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा ऋषभ जी, इनके पास न मुद्दे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अरे आपको चुनाव लड़ना है तो आप जाइए ना, आपके हर नगर निगम में महापौर हैं, उनकी उपलब्धि बता के चुनाव लड़िए। उपलब्धि बताने को कुछ नहीं है तो जनता को कैसे दिग्भ्रमित करें? यही सब मुद्दे लेके बैठे हैं, लेकिन जनता सब समझती है और सही समय में जवाब भी कांग्रेस को मिल जाएगा। कुछ महीने में नगरीय का चुनाव होने वाले हैं, इसको पता लग जाएगा कि कौन किसके साथ जनता खड़ी है। वातावरण है छत्तीसगढ़ में, ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण तर्क आपके हैं क्योंकि यहाँ पर ओबीसी की बात हो रही है, तो ओबीसी के लिए कांग्रेस अगर आवाज उठा रही है तो वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। बीजेपी की अगर है सत्ता में है, वो भी ओबीसी का भला करना चाहते हैं। सभी का अपना अपना तर्क है, लेकिन हम सब छोड़ते हैं निकाय चुनाव पर जनता किस पर भरोसा जताएगी। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, बहुत शुक्रिया वासु जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी रण लगातार जारी है और सियासी रण में अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और अपने अपने तर्क हैं। सभी पार्टियां, सभी दल अपने आप को ओबीसी हितैषी बताते रहे हैं, लेकिन आरक्षण में ओबीसी का ना होना या जिला पंचायत के जो आरक्षण है उसमें ओबीसी ना होना, उसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल दागना शुरू किए हैं। कितना असर इसका होगा समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।